तो साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और आज हम पढ़ रहे हैं भारत में लोक चित्रकारी के बारे में, जिनसे अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है कि ये चित्रकारी कहाँ की है या इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो हम चित्रकारी के बारे में पढ़ेंगे और इनकी विशेषताओं के बारे में और इनके प्रमुख जो कलाकार हैं उनके बारे में। तो लोक चित्रकारी की बात करें, यानी कि फोक पेंटिंग की बात करें, तो चित्रकारी मतलब किसी भी आकृति का कहीं पर भी कोई चित्र उकेरना या बनाना चित्रकारी कहलाता है। लेकिन जब इसमें लोक शब्द जुड़ जाता है तो इसका मतलब ये है कि उस समाज का या उस जगह का या उस इलाके का प्रत्येक व्यक्ति इस चित्र को बना सकता है। इसके लिए इसे लोक चित्रकारी कहा जाता है, यानी कि आम जन इस चित्रकारी से जुड़े होते हैं, वो इसको बनाते हैं। इसके लिए इसे लोक चित्रकारी कहा जाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं मधुबनी चित्रकारी या चित्रकला के बारे में। तो ये बिहार की चित्रकला चित्रकला शैली है जो कि मधुबनी शहर के आसपास ग्रामीण महिलाओं के द्वारा इस चित्रकारी को किया जाता था, और इसीलिए इसको मिथिला चित्रकारी भी कहा जाता है। इसके अलावा यह कला नेपाल के तराई क्षेत्रों में तक विस्तारित है। और अगर मधुबनी चित्रकला की अगर हम विषय वस्तु की बात करें तो इसकी विषय वस्तु लगभग एक समान होती है, जिसमें समान रूप से हिंदुओं के धार्मिक रूपांकनों, जैसे कि भगवान कृष्ण हो गए, भगवान राम हो गए, दुर्गा हो गई, लक्ष्मी और शिव भगवान से प्रेरित है। इसके अलावा ये जो चित्रकला है, मधुबनी चित्रकारी या चित्रकला है, इनके चित्र सांकेतिक होते हैं। अगर हम जैसे कहीं कहीं आपने देखा होगा मछली होगा, तो मछली का मतलब क्या होता है कि ये सौभाग्य और जनन क्षमता को दर्शाते हैं। इसके अलावा ये जो मधुबनी चित्रकला है, ये जन्म, विवाह और त्योहारों जैसे शुभ अवसरों को चित्रित करते हुए निर्मित की जाती है। और जब चित्रकारी करते करते बीच में अगर कहीं पे कोई गैप हो जाता है या अंतराल हो जाता है, तो उसको पूरा करने के लिए कोई फूल या फिर पेड़ पौधे या फिर जंतुओं के चित्रों का प्रयोग किया जाता है। और पारंपरिक रूप से मधुबनी चित्रकारी में गाय के गोबर और मिट्टी के लेप से आधार बनाया जाता था। इसके बाद चावल की लेई और वनस्पति के रंगों से इन चित्रों को बनाया जाता था। और जब धीरे धीरे, यानी कि जब समय बदलता गया, तो अब क्या है, जो आधार है वो परिवर्तित हो गया। अब इसकी जगह कागज़ रखा जाने लगा, वस्त्र और कैनवास पे भी ये चित्रकारी किया जाता है। लेकिन जो रंग प्रयुक्त किए जाते हैं वो अभी भी प्राकृतिक रंग प्रयुक्त किए जाते हैं। और मधुबनी चित्रकारी में कोई भी छाया प्रभाव नहीं होता है। इसके लिए ये जो मधुबनी चित्रकला है ये द्विआयामी होते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है, जो किनारा होते हैं वो दोहरी पंक्ति के होते हैं, और इसमें गहरे रंगों का प्रयोग किया जाता है। और पैटर्न जो होता है इसके बनाने का वो थोड़ी सजाया जाता है, जिसमें फूल वगैरह सजाया जाता है। इसके अलावा कुछ मुख मुद्राएं, यानी कि जो चेहरे के भाव होती हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाया जाता है। और ये इस चित्रकला की सामान्य विशेषताएं हैं। अगर हम बात करें कि मधुबनी चित्रकला का उद्भव कैसे हुआ, तो इसका उद्भव रामायण काल से माना जाता है, जब मिथिला के राजा जनक ने सीता और भगवान राम के विवाह के अवसर पर अपने प्रजा लोगों को अपनी दीवारों और आंगनों को चित्रित करने के लिए कहा था। उसी समय से मधुबनी चित्रकला का उद्भव माना जाता है। तो लोगों का विश्वास ऐसा था कि ऐसा करने से देवता उस समय प्रसन्न होंगे। और एक चीज़ जो मधुबनी चित्रकारी के बारे में विशेष है वो ये है कि अधिकतर महिलाओं के द्वारा ही इस चित्रकला के कौशल को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया गया है। और मधुबनी चित्रकारी उतना पहले प्रसिद्ध नहीं था। वर्ष 1970 में भारत के राष्ट्रपति ने, एक जगह है जितबारपुर गांव, वहाँ की जगदम्बा देवी को पुरस्कार से सम्मानित किया, तब इस कला को पहचान प्राप्त हुई थी। और इसके अतिरिक्त अभी अन्य लोगों में जो अगर बात करें तो जिसमें बुआ देवी, भांति दयाल, गंगा देवी और सीता देवी शामिल हैं। और अब
इसे जीआई टैग की प्रतिष्ठा भी प्रदान कर दी गई है। जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक का रूप भी दे दिया गया है। नेक्स्ट है पट्टचित्र। तो पट्टचित्र जो है ये उड़ीसा का लोक चित्रकारी है। और पट्टचित्र का नामकरण जो है संस्कृत शब्द के पट्ट यानी कि कैनवास कपड़ा और चित्र यानी चित्र से मिलकर हुआ है। और ये जो चित्रकला है पट्टचित्र चित्रकला शास्त्रीय और लोक तत्वों के मिश्रण को दर्शाता है, जिसमें लोक तत्वों के प्रति अधिक झुकाव है। इसके अलावा जो चित्रकारी का आधार है वो वस्त्र होता था, और इसमें जो प्रयोग में जो रंग किए जाते थे उसमें जलाए हुए नारियल के खोल, हिंगुला, राम राजा और काजल जैसे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता था। इसके अलावा इसमें पेंसिल और चारकोल का कोई प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि इनके स्थान पर लाल और काले रंगों से बाहरी रेखा बना करके ब्रश का प्रयोग किया जाता था, और इसके बाद इसमें रंग भरा जाता है। और जब ये चित्रकारी पूरा हो जाती है तो इसको चमकीला रंग प्रदान करने के लिए, चमकीला सजावट प्रदान करने के लिए चित्रकारी के ऊपर लाख का लेप लगाया जाता है। और इस चित्रकला की विषय वस्तु की बात कर लें, चित्रकला के विषय वस्तु की बात करें तो इसकी विषय वस्तु जगन्नाथ और वैष्णव मत और कभी कभी शक्ति और शिव मत से प्रेरित मालूम पड़ती हैं। इसके अलावा उड़ीसा का रघुराजपुर जगह है वो इस कला के लिए जाना जाता है। और ये जो पट्टचित्र है ये ऐसी चित्रों को प्रदर्शित करता है जो कि राज्य के पुराने भित्ति चित्रियों के समान होते हैं, जो कि प्रमुख रूप से जगन्नाथपुरी और कोणार्क में पाई जाती हैं। इसके अलावा इन चित्रों को खजूर की पत्तियों पर भी बनाया जाता है, जिनको ताल पट्टचित्र के नाम से जाना जाता है। तो ये था पट्टचित्र के बारे में संक्षिप्त जानकारी। और आगे बढ़ते हैं पटुआ कला। तो पटुआ कला कहाँ है? ये बंगाल का लोक चित्रकारी है ये, और ये लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। इसके अलावा ये मंगल काव्यों या देवताओं और देवियों की शुभ कहानियों को वर्णित करने वाला चित्रकारों की ग्रामीण परंपरा के रूप में इसका शुरुआत हुआ। और इन चित्रकारियों को पटों पर यानी पटुओं पर निर्मित किया जाता था, और कई पीढ़ियों तक स्क्रॉल चित्रकार या पटुआ उसमें निहित कहानियों के लिए गाने के रूप में गाया जाता था, और ये लोग यहाँ वहाँ जाया करते थे। और पटुआ कला की अगर हम और कुछ और बात कर लें तो ये मुख्य रूप से परंपरागत रूप से ये कपड़े पर इसको चित्रित किया जाता था, और धार्मिक कहानियों को इसके द्वारा वर्णन किया जाता था। और आजकल क्या किया जाता है कि इनको एक साथ सिले हुए कागज़ की शीटों पर पोस्टर रंगों से इसको पेंटिंग या चित्रित किया जाता है, और सामान्य रूप से राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर टिप्पणी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये जो पटुआ कला है अधिकतर बंगाल राज्य का एक ज़िला है मिदनापुर, वहाँ से संबंधित होते हैं। और जबकि जो चित्रकार होते हैं वो 24 परगना और बीरभूम जिले से संबंधित हैं। तो ये था पटुआ कला के बारे में। अब थोड़ी सी बात कर ली काली घाट चित्रकारी के बारे में। तो काली घाट चित्रकारी भी बंगाल राज्य से संबंधित है, और इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में बंगाल में हुई। तो इसको ग्रामीण प्रवासियों के द्वारा इस चित्रकारी को बनाया जाता था, काली घाट चित्रकारी को। और इसमें क्या थे कि ये कागज़ पर बछड़े और गिलहरी के बालों से जो ब्रश बनता था उनका उपयोग करके वाटर पेंट या जल रंग का प्रयोग करते थे। और इसकी जो विषय वस्तु होती है काली घाट चित्रकारी की वो विशिष्ट रूप से हिंदू देवियों और देवताओं को इसमें चित्रित किया जाता था। और इसके बाद समय जब बदलता गया तो इन चित्रकलाओं का प्रयोग सामाजिक भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए भी किया जाने लगा।
और इन चित्रकलाओं को देश में पहली बार अधीनस्थ वर्ण की भावनाओं को व्यक्त करने और ग्राहक को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित करने वाले चित्रकारी के प्रकार के रूप में भी समझा जाता है। और और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो चित्रकला है, कालीघाट चित्रकारी, ये ब्रिटानियों की विशिष्ट चित्रकारी पद्धति से प्रभावित रही है। यानी कि जैसा कि 19वीं सदी में इसका प्रारंभ हुआ था कलकत्ता में, तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये ब्रिटिश परंपरा से प्रभावित रही है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पैटकार चित्रकारी। तो ये झारखंड राज्य से ये लोक चित्रकारी संबंधित है, और जो कि एक प्राचीन शैली है। तो इसका जो ये पैटकारी चित्रकारी है, इसमें इसके पुराने रूप का जो सांस्कृतिक संबंध है वो माँ मनसा से है, जो कि बंगाली घर परिवार की सर्वाधिक लोकप्रिय देवियों में से एक मानी जाती हैं। और ये जो पैटकार चित्रकारी है, ये दान देने और यज्ञ संपन्न कराने जैसे सामाजिक और धार्मिक रीतियों से संबंधित है। और जो इसका सामान्य विषय वस्तु की अगर हम बात करें, तो इसका विषय वस्तु है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद क्या होता है, ये इसका विषय वस्तु है। और लगभग आजकल ये विलुप्ति की कगार पर है, पैटकारी चित्रकला या चित्रकारी, जो कि झारखंड राज्य से वहाँ के आदिवासियों के द्वारा संबंधित है। नेक्स्ट है जो बहुत ही ज़्यादा जिसमें सवाल पूछे जाते रहे हैं, वो है कलमकारी चित्रकला। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकालाहस्ती और मछलीपट्टनम से संबंधित चित्रकला है, जो कि इसका नाम है कलमकारी चित्रकला, है ना। और ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। और अब इसका नाम जो है ना, ये कलम या लेखनी या पेन से संबंधित है, जिसमें क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर चित्रकलाओं को निर्मित किया जाता है लेखनी या कलम से। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो लेखनी या कलम का प्रयोग किया जाता है, वो नुकीले नोक वाले बांस से उसको बनाया जाता है, और ताकि रंगों के प्रवाह को ठीक किया जा सके। और जो इसमें आधार वस्त्र प्रयोग होता है, यानी कि जिस पे चित्र बनाया जाता है, वो सूती वस्त्र होता है। और जो रंग प्रयोग किए जाते हैं वो वनस्पति रंजक होते हैं। इसके अलावा इनको मुक्त हस्त से बनाए जाते हैं, यानी कि बेहतरीन खुले टाइप से बनाया जाता है इसको। और ये जो इसके चित्र होते हैं वो हिंदू पौराणिक गाथाओं से प्रेरित होते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है वर्ली चित्रकारी। तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, और इसका जो नाम है वो ईसा पूर्व 2500 से 3000, तो ईसा पूर्व 2500 से 3000 से जो इस चित्रकारी की जो परंपरा का जो वहन करने वाले लोग हैं उनसे पड़ा है, जिनका नाम वर्ली था। और ये मुख्य रूप से गुजरात महाराष्ट्र सीमा पर रहने वाले इन लोगों को वर्ली कहा जाता है, वर्लीस कहा जाता है। और उनके द्वारा जो चित्रकारी किया जाता है उसे ही वर्ली चित्रकारी कहा जाता है। और ये चित्रकला मध्य प्रदेश में भीमबेटका में जो है प्रागैतिहासिक काल के भित्ति चित्रों के रूप के लगभग समान होते हैं। ये आप चित्र भी देख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, जो कर्मकांडी चित्रकला होता है, इनका एक केंद्रीय मूल भाव एक चौखट या चौक होता है, जो जिसमें कि मछली मारने, शिकार करने, खेती करने, नृत्य करने, जंतुओं, वृक्षों और उत्सवों आदि को प्रस्तुत करने वाले दृश्यों से घिरा हुआ होता है। और अब इसमें जो देवियाँ प्रस्तुत की जाती हैं, उनमें पलघटा या उर्वरता की देवी को चित्रित किया जाता है, और पुरुष देवताओं के अंतर्गत मानवीय रूप धारण की हुई आत्माओं को चित्रित इसमें किया जाता है। और पारंपरिक रूप से क्या है कि इन चित्रकलाओं को त्रिभुज, वृत्त और वर्ग इत्यादि आधारभूत डिजाइनों का निर्माण करके इनको दीवारों पर बनाया जाता है। और ये जो आकार होते हैं लगभग नेचुरल टाइप के, यानी कि प्राकृतिक टाइप के होते हैं। और जो इनके आकार जो होते हैं वो प्राकृतिक टाइप से होते हैं, जिसमें क्या होता है, जैसे कि
वृत्त मतलब जो गोलाकार बनाते हैं तो सूर्य या चंद्रमा से मान लिया जाता है। और त्रिभुज की हम बात करें तो ये जो कोण वाले वृक्ष होते हैं उनको, या फिर पर्वत हो गए, उनसे समानता दर्शाते हैं। जबकि अगर हम वर्ग की बात कर लें जो इसमें दर्शाया जाता है, तो वर्ग क्या है, पवित्र स्थानों या भूमि खंडों को संबोधित करते हैं। और इसमें क्या होता है, किसी मनुष्य या जंतु को दर्शाने के लिए दो त्रिभुजों को आपस में शीर्ष से जोड़ दिया जाता है और उनके सिर के रूप में वृत्त का निर्माण कर दिया जाता है। और और इसको और ये जो चित्रकारी है, वार्ली चित्रकारी, इसका आधार मिट्टी, वृक्ष की शाखाओं और इसके लिए गोबर का भी प्रयोग किया जाता है, और इससे इनको आधार को लाल रंग मिल जाता है। और आजकल क्या हो गया है, जब ये चित्रकारी थोड़ी प्रसिद्ध हो गई है, तो आजकल इनको क्या है, एक कपड़े पर लाल या काली बैकग्राउंड के साथ सफ़ेद पोस्टर रंगों का प्रयोग करके भी इनको बनाया जाने लगा है। नेक्स्ट है थंगका चित्रकारी। तो थंगका चित्रकारी की अगर हम बात करें तो ये भारत के राज्य सिक्किम से संबंधित है। और इसमें क्या है कि मूल रूप से बौद्ध धर्म के उच्चतम सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता रहा है। और ये पारंपरिक रूप से बौद्ध भिक्षुओं और विशिष्ट मानव जाति समूह के द्वारा इस चित्रकला का निर्माण किया गया और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया गया है। और अब यह काफ़ी लोगों तक विस्तृत हो गया है और काफ़ी हद तक इसका व्यवसायीकरण या वाणिज्यीकरण भी हो गया है थंगका चित्रकारी का, जो कि सिक्किम राज्य से संबंधित है। और आजकल इस चित्रकला से इतना ज़्यादा आय होने लगा है कि जो कलाकार हैं और जो मठ हैं, जो सिक्किम राज्य में जो बौद्ध मठ हैं, उनको भी इससे काफ़ी सारा आमदनी हो जाता है। और इसका जो बैकग्राउंड है वो सूती कपड़ा होता है और इस पे क्या करता है कि प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। और इस चित्रकला में, थंगका चित्रकला में जो रंग होते हैं, तो हर रंगों का अपना एक अलग महत्व होता है। अगर हम लाल रंग की बात करें तो ये मनोभाव की तीव्रता को दर्शाता है। अब इस तीव्रता में या तो प्रेम हो सकता है या घृणा हो सकता है। और स्वर्णिम रंग की अगर हम बात करें तो ये जीवन और मृत्यु को दर्शाता है। और सफ़ेद रंग की बात करें तो शांति के लिए है। और काले रंग की अगर हम बात करें तो ये गुस्से को दर्शाने वाला रंग है। जबकि अगर हरे रंग की बात करें तो ये चेतना को प्रदर्शित करता है। और जो पीला रंग है ये करुणा या दया को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा जब चित्रकारी कंप्लीट हो जाता है तो इसको रंग बिरंगे रेशम के बेल बूटेदार वस्त्र में मढ़ दिया जाता है। और ये जो थंगका चित्रकारी होता है, इसमें इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार बुद्ध के जन्म से बुद्धत्व प्राप्ति तक और उनके जीवन को प्रदर्शित करता है। जबकि जो दूसरा प्रकार है वो ज़्यादा अमूर्त होता है। इसमें क्या है, ये जीवन और मृत्यु के विषय में जीवन का चक्र जैसे बौद्ध विश्वासों को प्रदर्शित करता है। जबकि तीसरा प्रकार जो होता है तो उसमें ऐसी चित्रकलाओं को दिखाया जाता है जो देवताओं को समर्पण के रूप में या ध्यान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 3 प्रकार होते हैं थंगका चित्रकला के। आगे बढ़ते हैं तो अगला है मंजूषा चित्रकारी, जो कि बिहार राज्य से संबंधित है और ये बिहार राज्य के भागलपुर क्षेत्र से संबंधित है। और इसको अंगिका कला भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मंजूषा चित्रकारी का अन्य नाम अंगिका कला है या अंगिका चित्रकारी है। जबकि मधुबनी चित्रकला को मैथिली चित्रकारी भी कहा जाता है। अब अंगिका इसलिए क्योंकि यहाँ पे अंग जनपद था पहले प्राचीन समय में, इसके लिए। और इसमें क्या है कि इस चित्रकारी में हमेशा एक नाग का, स्नेक, कोबरा, नाग का रूपांकन या उसका इमेज जरूर बनाई जाती है। इसके लिए इसको मंजूषा चित्रकला को नाग चित्रकला भी कहा जाता है। और इस चित्रकला को या इस चित्रकारी को जूट और कागज़ के डिब्बों पर बनाया जाता है। इसके अलावा
इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक ज़रूर नाग आपको इसमें मिल जाएगा। और ये मंजूषा चित्रकारी ये बिहार के भागलपुर क्षेत्र से संबंधित है, यानी बिहार राज्य से है और बिहार के भागलपुर क्षेत्र से। तो ये था भारत में लोक चित्रकारी से संबंधित जो कलाएं हैं उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद।